हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का रिवीजन देख रहे हैं, जिसमें आप लोग को मैंने इसका आधा पार्ट करवा दिया है। बाकी का रिमेनिंग आधा पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत के 5-10 मिनट वीडियो देखते हैं और उसके बाद अगर आप ये कंसिडर करें कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से बैठ के एक बार अच्छे से देखिए और चैप्टर को पूरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, इस चैप्टर का हम लोग पहले एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्स की डेफिनेशन। Everything that available in our environment and satisfy our needs, it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन हमने पढ़ी, जिसे मैंने बताया था आप अपने अकॉर्डिंग इसे एलैबोरेट या ब्रीफ जो है कर सकते हैं अकॉर्डिंग कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद जो है हम लोगों ने नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन, इनके बीच में हमने एक रिलेशनशिप देखा कि ये आपस में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ये लोग जो है ये प्रोसेस जो है वो पहुंचता है। तो ये इंटरडिपेंडेंटरी रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने जो है क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। रिसोर्सेज का डिफरेंट बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि रिसोर्सेज से हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग पहुंचे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हमें पता चला कि केवल हमारा डेवलपमेंट ही ज़रूरी नहीं है रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई उनका इंडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉइटिव यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ हैंड्स में एक्यूमुलेट हो गया है। इस वजह से उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस से जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल पीस, एनवायरमेंटल चेंजेस, हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, जिस वजह से ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया। तो 1992 जून में रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट बुलाई गई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। अर्थ समिट का जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया एजेंडा 21। हमने पिछली वीडियो में एजेंडा 21 पर बात खत्म की थी और अब हम उससे जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 किसी ने भी देखा क्या? किसी ने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की कि एजेंडा 21 क्या होता है? देखिए, एजेंडा 21 जैसा कि मैंने आपको बताया, ये था किसका, इस अर्थ समिट का कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन निकल के आया ये एजेंडा 21। एजेंडा 21 के जो है सबसे, अगर मैं मेन गोल की बात करूं तो ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना जो है क्या था, इसका सबसे मेन गोल था। क्या था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमारे लिए तो हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो ऐसे डेवलपमेंट को अचीव करना इस एजेंडा 21 का जो है क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इसके साथ साथ एजेंडाज कुछ और भी थे। क्या थे? लाइक पॉवर्टी, वर्ल्ड लेवल पर जो पॉवर्टी थी, जितनी भी डिजीजेस थी, इस तरीके की जो चीजें थी उनसे जो है किस तरीके से निपटा जाए। प्रॉब्लम्स यहां पर दे दी कि ये सारी हमारी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, जो वर्ल्ड लेवल पर डिजीजेस काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। तो यहाँ पर जो निपटाने का तरीका देखा गया वो क्या देखा गया कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, सभी की इक्वली जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई एक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, कोई एक जो है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ग्लोबल कॉपरेशन हो गया। क्या हो गया? ग्लोबल कॉपरेशन हो गया।
इसके अलावा म्यूचुअल नीड्स, यानी कि भाई जो मेरी जरूरत है वो आपकी भी जरूरत है, तो क्यों ना उस जरूरत पे मिलकर काम किया जाए। आप अलग भागो मैं अलग भागूं तो उससे फायदा ही क्या है। तो जब जरूरत एक है तो उस जरूरत के हिसाब से एक जैसा अगर काम करेंगे तो उससे हम ज्यादा बेनिफिट जो है वो कमा सकते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एजेंडा 21 के मेन एजेंडाज थे। लेकिन इसमें अगर मैं एक और मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं जिसे मैं मेजर ऑब्जेक्टिव मान के चलूंगी, कि ऐसा नहीं था कि 100+ कंट्री के जो हेड आए और उन सभी को बोल दिया कि आप अपनी मर्जी कैसे भी कीजिए। नहीं, उन्हें ये बताया गया कि आप अपने देश में लोकल लेवल पर इस काम को शुरू कीजिए। हम लोग कहते रहे कि लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो वही चीज़ इन लोगों ने भी मानी कि हाँ लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि लोकल गवर्नमेंट के बेसिस पर जो है आप इसकी प्लानिंग कीजिए। लोकल गवर्नमेंट अपने बेसिस पर देखे कि उनके यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ से उन्हें कोप अप करना है, उनके यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, डिजीज ज़्यादा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा है, किस हिसाब से उनको चीज़ें प्लान करनी है। तो वो जो है लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया और वहाँ से जो है फिर प्लानिंग करके अपर लेवल पर लाने की बात की गई। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव मैं इसका मान के चलूँगी कि किस तरीके से आपको उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करना है। तो एक उसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इन लोगों ने क्या रखा, लोकल गवर्नमेंट्स को रखा। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। हर लोकल गवर्नमेंट अपना एजेंडा 21 खुद बनाएगी। उन लोगों ने अपनी तरफ से समस्याएं बताई, उन्होंने कहा कि आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉपरेट हम सभी करेंगे ग्लोबल लेवल पर, हम सभी की म्यूचुअल नीड्स हैं, लेकिन लोकल लेवल पर आप ही लोगों को जो है अपने एजेंडाज बनाने होंगे क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल पर हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्लियर है? अब एजेंडा 21 पर अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे या फिर इसमें आपके पास लिखने के लिए मटेरियल नहीं होगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है और क्यों जरूरी है। आप देखिए यहां से ना केवल रिसोर्स वर्ड को हटा दीजिए और प्लानिंग के ऊपर फोकस कीजिए। प्लानिंग जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका लाइफ प्लान हो, चाहे वो आपका एक दिन का क्यों ना प्लान हो। जब आपके पास आपकी एक दिन की प्लानिंग होती है ना तो आप उस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे आप किसी पिकनिक के लिए बाहर गए हो, तो अगर आपके पास प्लान है कि मुझे इस काम के बाद ये काम करना है, फिर इस टाइम थोड़ी देर बैठना है, फिर इसके बाद ये काम करना है, तो आप उस डे को बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज करवा पाओगे। ठीक है ना? तो यही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर है कि अगर रिसोर्स की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से की जाए तो उसे जो है बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। और इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब अगर मैं बोलूँ खाली इंडिया जैसी कंट्री आप लोग बोलोगे तो आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों है। तो देखिए इंडिया जो ऐसी कंट्री है विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ना हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, चाहे वो कल्चर हो, कुछ भी हो, इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं रिसोर्सेज की बात कर लूँ तो देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप लोग जो है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में चले जाओ, वहाँ पर वाटर तो बहुत ज़्यादा है, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बिल्कुल इन द सेंस काफ़ी कम है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। आप झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में चले जाओ, वहाँ आपको बहुत सारे मिनरल मिलेंगे, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप चले जाओ लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख वाला रीजन अपने आप में आइसोलेटेड रीजन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर अपने आप में नेचर की ब्यूटी है, नेचर का ब्यूटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर जो टूरिज्म स्पॉट है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक गिनी जाती है लद्दाख। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आपको रिसोर्सेज में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से ज़रूरी है कि अगर मैं कहूँ कि राजस्थान वाले लोग ये बोलना शुरू कर दें कि यहाँ से जो विंड और सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो तो केवल हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी को भी उन तक नहीं पहुँचने देंगे, तो ऐसे में तो बाकी देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाएगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश वाले ये बोलना शुरू कर दें कि इस वाटर पर केवल हमारा अधिकार है, बाकी किसी को हम नहीं देंगे, तो बाकी सब जगह पानी की कमी हो जाएगी।
ऐसे डाइवर्सिफिकेशन तो है, लेकिन इससे होने वाली लड़ाई झगड़े से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर इसकी प्लानिंग की जाए, ताकि अल्टीमेट लेवल पर नेशन का डेवलपमेंट जो है वो किया जा सके और एक पीस को मेंटेन किया जा सके। समझ गए आप लोग कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे देश में रिसोर्स प्लानिंग का कोई और तरीका है और इंडिया में इसका कोई और तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तरीका सभी जगह सेम है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो आप लोगों से यहाँ पर इजीली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है ना? तो या फिर ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल एंड एक्सप्लेन द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो दोनों मिला के बन गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना? तो दोनों ही तरीके से आपको अपने आंसर को इलेबोरेट करना आना चाहिए। मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी, तो दोनों को मिला के आपको जो है इसे करना आना चाहिए। चलिए, रिसोर्स प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप प्रोसीजर है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से मतलब ये है कि उस रिसोर्स को ढूंढना। अब ढूंढने के लिए तो नहीं करोगे कि रिसोर्स कहाँ है, रिसोर्स कहाँ है, ये वाला सिस्टम तो नहीं करोगे ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए कुछ चीजें कंडक्ट करोगे। लाइक आप लोग मैपिंग करोगे। क्या करोगे? मैपिंग करोगे, सर्वेस कंडक्ट करोगे, वहां पर जाके चीजों को बारीकी से चेक करोगे। इसके अलावा आप वहां पर उनकी क्वालिटी, क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीजें जो है वो चेक करोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसोर्स जो थोड़ा बैक में जाइए, हम लोगों ने बताया था कि जैसे कि रिसोर्स इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हमने करोड़ों की टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट किया और निकला क्या वहां पर कुछ ग्राम का रिसोर्स, तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा ना, हमारे ना नेशन की डेवलपमेंट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें क्वालिटी भी पता हो और क्वांटिटी भी पता हो, तो वो पता होनी चाहिए। तो वो किस में आएगा? ये सारी चीजें आएंगी आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में। क्लियर है? नंबर 1। दूसरा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हमने आइडेंटिफाई किया उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग के पास स्किल होनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी खुद ब खुद काम नहीं करेगी, उसे काम कौन करवाएगा? उसे स्किल्ड होनी चाहिए कुछ मैन पावर आपके लिए लेबर होनी चाहिए कि वो लेबर वाला काम कर सके। तो आपको हर तरीके से जो है ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो किस में आ जाएगा? वो सारी चीज़ें जो है वो आपके टेक्नोलॉजी वाले स्टेप में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 स्टेप की तरफ, जो कि रहने वाला है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया, टेक्नोलॉजी की मदद से उसका एक्सट्रैक्शन किया, आफ्टर दैट आपने जो निकाला उससे अल्टीमेटली आप किस तरीके से यूज करके क्या प्लानिंग है कि आप नेशन का डेवलपमेंट करोगे। तो इस प्लानिंग को बनाना, इस प्लानिंग को मैच करना, ऐसा नहीं कि आप उससे केवल अकेले प्रॉफिट कमा रहे हो। इससे अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो है 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में है, जिसके बेसिस पर इंडिया में जो है काम किया जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी रीजन के, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल रिसोर्सेज के होने से डेवलपमेंट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप खाली उस रिसोर्स से कुछ नहीं कर सकते। आपके पास रिसोर्स है तो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि आप उसे अल्टीमेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले लेवल पर लेके जा सको और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपके नेशन का डेवलपमेंट हो। आप सभी एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जिन्हें केवल किसी लिए मतलब इन्वेडर्स ने इन्वेड किया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। आप एग्जाम्पल दीजिए, मैं हवा में बात बिल्कुल नहीं करूंगी। बहुत सारे कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे रीजन बहुत सारे मिलेंगे जिनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है लेकिन डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा खासा है।
एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, आप लोग मान लीजिए पुअर इन रिसोर्सेज, पुअर इन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो पुअर इन रिसोर्सेज कौन है? आप लोग ब्रिटेन मान लीजिए, आप लोग जापान मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए? जापान मान लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिच इन रिसोर्सेज, क्या? रिच इन रिसोर्सेज, रिच इन रिसोर्सेज में आप लोग अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लीजिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको हर तरीके का मिनरल मिल जाएगा, फॉसिल फ्यूल मिल जाएंगे, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो डायमंड्स की माइन हो, गोल्ड की माइन हो, आपको हर तरीके का जो है फ्यूल है, आपको हर तरीके का मिनरल है, वो आप लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। लेकिन अफ्रीका का डेवलपमेंट लेवल, शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि अफ्रीका कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डेवलप वाले कॉन्टिनेंट में नहीं गिना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एंड एग्जाम्पल आर ब्रिटेन एंड जापान। ये दोनों ऐसे कॉन्टिनेंट जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, इनके पास अपने कोई रिसोर्स नहीं है। बट ब्रिटेन के बारे में कहते हैं कि जब इनका साम्राज्य था तो इनका साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी कॉलोनीज बनाई, इनकी हर एक जगह पे कॉलोनी इन लोग की अवेलेबल थी और उन्होंने कॉलोनीज उनको चूज किया क्योंकि इनके पास थी टेक्नोलॉजी। इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना माहिर कर लिया, इतना पावरफुल कर लिया कि इन लोगों ने उन कॉलोनीज को ढूंढा जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल थे, और जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल थे इन्होंने वहाँ इन्वेड किया एंड उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनकी जो सारे रिसोर्सेज थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन उस सोने की चिड़िया में सारा सोना लेके ये लोग चले गए। सारे जितनी भी सोना था, जितना भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल थे, इन लोगों ने सब एक्सट्रैक्ट कर लिए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट इनफ टेक्नोलॉजी कि हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर सके। इसलिए उससे किसी और ने विकास कर लिया। इसलिए दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि खाली रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता, उस रिसोर्स के साथ हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी कौन लेके आता है? वो टेक्नोलॉजी एक स्किल्ड जो है ह्यूमन बीइंग लेके आता है। वो टेक्नोलॉजी हवा में नहीं बनती है, वो टेक्नोलॉजी हम जैसे इंसान बनाते हैं, लेकिन स्किल्ड इंसान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसीजर क्या है, और रिसोर्स प्लानिंग एक देश के डेवलपमेंट में किस तरीके से ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में। हम लोग इतनी देर से रिसोर्स पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली एक रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लैंड रिसोर्स। क्या? लैंड रिसोर्स। हमारे यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें से 95% जो भी एक्टिविटीज़ है ना, वो लैंड पर परफॉर्म होती हैं। मैं खड़ी हूँ, लैंड पे खड़ी हूँ। मैं जो भी एग्रीकल्चर होता है वो कहाँ होता है? लैंड पर होता है। जो बिल्डिंग ये बनी है वो कहाँ बनी है? वो लैंड पर बनी है। मतलब जो भी काम आप लोग कर रहे हो, आप लोग भी जहाँ बैठे होंगे वो कहाँ बैठे हो? लैंड के ऊपर। आपका घर कहाँ बना हुआ है? लैंड के ऊपर। ये स्टूडियो कहाँ बना है? ये लैंड के ऊपर। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो 97% मान के चलो कि जो भी काम हो रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं? लैंड के ऊपर। लैंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे हम लोगों ने शेयर, मतलब जो हमारे पहले जो जनरेशन थी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम इसे अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर करेंगे, करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया में भी जो है वो डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है। क्या है? इंडिया में भी जो है डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है, डिफरेंट टाइप की लैंड है। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब वर्ल्ड का वो पार्ट जो कि किससे? पानी से कवर नहीं है, उसको क्या बोलोगे आप? लैंड बोलोगे। ठीक है ना। आगे मैं आपको लैंड और सॉइल के बीच का डिफरेंस बताऊंगी जब हम सॉइल वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो यहाँ जो है क्या है? लैंड वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया जो कि पानी से कवर नहीं है, उसको हम लैंड बोलेंगे। अब लैंड में भी डिफरेंट तरीके की टोपोग्राफी अवेलेबल है। यहाँ हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अपने दिमाग में चीज़ों को लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पर 43% जो पार्ट है वो किसका है? प्लेन्स का है। किसका? प्लेन्स का। ठीक है,
इसके अलावा 30% पार्ट जो है वो किसका है, माउंटेन्स का। 30% पार्ट पर जो है वो क्या है, माउंटेन्स। और अगर मैं बात करूं 27% की तो वो क्या है, प्लेट्यूज। क्या है, प्लेट्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है। देखिए ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी ऐसी टोपोग्राफीज हैं जो अपने अपने आप में रिसोर्सेज रिच हैं। प्लेन की अगर बात करें तो प्लेन पर आपको ऐसी लैंड मिलती है जिस पर आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हो। क्या करते हो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपका घर भी जो होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि माउंटेन एरिया में लोग नहीं रहते या प्लेट्यू रीजन में नहीं रहते, लेकिन सभी के घर जो है वो प्लेन एरिया में होंगे। लाइक जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा वो भी प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा। या फिर इसके अलावा मैं बात करूँ एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया में होता है। तो मोस्टली हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्लेन एरिया यहाँ पर कितना है, 43% है। ठीक है। माउंटेन्स की अगर मैं बात करूँ तो माउंटेन में क्या है भाई, माउंटेन्स में आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं। क्या, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से क्या मिलता है आपको, जब वो पिघल जाते हैं तो वाटर, तो वहां से क्या मिलता है आपको, रिवर्स मिलती हैं। माउंटेन से क्या निकलती हैं, रिवर्स मिलती हैं, जिससे आप लोग को फ्रेश वाटर मिलता है। क्या मिलता है, फ्रेश वाटर। तो ये किस में रिच हो गई, ये वाटर रिसोर्स में रिच हो गई। वहीं अगर मैं प्लेट्यूज की बात करूं जो कि 27 है, ये सबसे ज्यादा रिच है। ये क्या है, रिच इन रिसोर्सेज। ये क्या है, रिच इन रिसोर्सेज। यहां आपको सभी तरीके के मिनरल्स, यहां पर आपको फ्यूल्स, यहां पर आपको मतलब चाहे गोल्ड हो, चाहे आपको आयरन ओर हो, चाहे आपको कोल हो, पेट्रोलियम हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेंगी, प्लेट्यू वाले रीजन में मिलेंगी। चाहे आप लोग जो है एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये वाला एरिया कहाँ पे आता है, ये उसी एरिया में आता है, प्लेट्यू वाला रीजन है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लैंड रिसोर्सेज। लैंड पर इतनी सारी चीज़ें जो है अलग अलग टोपोग्राफी के फॉर्म में जो है वो हमें मिलती हैं। यहां तक सारी बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारी चीजों को इंटर रिलेट करते रहिएगा, बिखरने मत दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड एज अ रिसोर्स हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंट टोपोग्राफीज देख ली। अब हम उस लैंड को किस किस तरीके से यूज करते हैं वो चीज भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंड यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लैंड पर क्या रहेगा, या तो आप खेती करोगे या तो खेती नहीं करोगे। एग्रीकल्चर होगी या तो नहीं होगी। एग्रीकल्चर होगी तो वो आपका आ गया नेट जोन एरिया, और एग्रीकल्चर नहीं होगी तो वो डिफरेंट बेसिस पर फिर क्लासिफाई होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वही क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट यूटिलाइजेशन से, यूटिलिटी से, जो कि है हमारा फॉरेस्ट। क्या है, फॉरेस्ट। हमारे लैंड पर कुछ जमीन जो है फॉरेस्ट ने कवर की हुई है। क्या की हुई है, फॉरेस्ट ने। अगर 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, किसकी, फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर बात करूं, तो उस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, किसके, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितनी जमीन जो है फॉरेस्ट कवर्ड होनी चाहिए, दैट इज 33%। 33% जो है फॉरेस्ट कवर होनी चाहिए, यानी कि वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, वहां पर जो है क्या, कौन सा एरिया है, वहां पर फॉरेस्ट वाला एरिया है। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब दूसरी जमीन वो आ गई जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब लैंड आपको रोकेगी तो नहीं कि भाई कल्टीवेशन नहीं करना है, कुछ ना कुछ रीजन ही होगा जिस वजह से आप उस लैंड पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्लासिफाई हो गया, एक है बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड, वेस्टलैंड से मतलब वो है कि जो भूमि बिल्कुल बंजर है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, उस लैंड में मिनरल्स नहीं है, उसमें आप कोई भी रीजन मान लीजिए, वो बहुत टाइम से यहाँ खेती नहीं हुई है, इसलिए वो लैंड जो है वो बैरन हो गई है, तो उस पर वो एक्टिविटी कल्टीवेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। क्लियर है। दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, जैसे यहाँ पर आज स्टूडियो बन गया, हो सकता है किसी का रोड्स बन गए हैं,
जगह जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन गई है, एयरपोर्ट्स बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, ये सब चीज़ें बनी कहाँ हैं? ये सब चीज़ें ज़मीन पे ही तो बनी है। तो उस पार्ट को आप काउंट करोगे कि नहीं करोगे? तो वहाँ आप कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते। वहाँ आप इस स्टूडियो में ट्रैक्टर लेके तो आप नहीं घुस जाओगे कि भैया हम तो यहाँ खेती करेंगे, तो वो चीज़ तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर इस जगह को जहाँ पर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा और भी ऐसा लैंड है जिससे कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा है? इसमें हम लोग फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। फैलो लैंड क्या होता है अभी बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला आ गया परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, और दूसरा आ गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। देखिए परमानेंट पास्चर लैंड का मतलब ये हो गया कि हम लोग तो खाना खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं? घास खाते हैं ना। अब उन्हें घास खाने के लिए जो भूमि, जो लैंड अलॉट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्चर लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्चर लैंड। मैंने आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से MCQ सीरीज में पूछे थे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक्स मिल जाएंगे, ज़रूर से जाके उन वीडियोस को देखिएगा, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये टॉपिक्स को उनसे रिलेट करने में। ठीक है, चलिए पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद उसे जाके देखिएगा। चलिए, तो पास्चर लैंड का मतलब समझ में आ गया, वो लैंड जो जानवरों के अलॉट की जाती है। भाई आप इसमें जाके चराई करो, लेकिन करवाता कौन है? इंसान ही करवाता है। वो खुद नहीं पहुंच जाते, उनको नहीं पता कि कौन सी ज़मीन उनके लिए अलॉट है। तो वो ज़मीन जिस पर जानवर जाके ग्रेजिंग करते हैं, वो कौन सी है? पास्चर लैंड है। दूसरा क्या है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पे जो है कुछ पेड़ उग जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ पेड़ों का मिसलेनियस क्रॉप्स जो है कहीं उग गई, कहीं ट्री उग गए, ठीक है ना। आप उन्हें काटते नहीं हो, लेकिन वो ट्री है, तो वो ट्री कहाँ पर है? वो उसी लैंड पर है। आप लोगों ने उन्हें कल्टीवेट नहीं किया, उनका एग्रीकल्चर नहीं किया, तो वो जो है किसमें? नेट सोन एरिया में उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उनको उगाने में आपका कोई भी हाथ नहीं है, वो उग गए हैं बस, और वो उसी एरिया में है, तो इसलिए हम लोग उसे उस लैंड में कल्टीवेट नेट सोन एरिया में उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब ये किस बला का नाम है? ये वो लैंड जिसे जो है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए क्या अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब मेरे घर के पास ना काफ़ी सारे प्लॉट्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब वो खाली पड़े हुए हैं, ना जाने कब से खाली पड़े हुए हैं, उन पर ना ही तो कोई एग्रीकल्चर कर रहा है और ना ही वो किसी काम आ रहे हैं, बस ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। तो वो किस में आ गया? वो आ गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड में, ठीक है ना। वो किस में आ गया? वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड से 5 साल या 5 साल से ज़्यादा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन्हें हम 5 साल से कम छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे पास भी आंसर है, चिंता क्यों करते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। वो है हमारी फैलो लैंड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में 2 तरीके की हैं, एक है करंट फैलो और दूसरा है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब होता है वो एग्रीकल्चर लैंड जिसे जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है। कितने टाइम के लिए? अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन अ ईयर। लेस देन अ ईयर, जिसे 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, उस लैंड को आप लोग क्या बोलोगे? करंट फैलो लैंड बोलोगे। क्या बोलोगे? करंट फैलो लैंड। इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है, कई बार आप लोगों से 1 मार्क में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि फैलो लैंड्स के क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं, या फिर आप लैंड यूटिलाइजेशन लिख रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फैलो लैंड्स के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर मैं अदर देन करंट फैलो की बात करूं तो इसमें जो है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इसमें वो लैंड आएगी, सॉरी, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 और लेस देन 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स से ज़्यादा तो कौन सी हो गई? कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गई। तो 1 से 5 साल के बीच में जो लैंड में कल्टीवेशन नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदर देन करंट फैलो, ठीक है ना। लेस देन 5 ईयर, ठीक है। 1 साल से कम तो हो गई करंट फैलो, और 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम जो है कौन सी हो गई? अदर देन करंट फैलो।
यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? यहां तक कोई डाउट है लैंड यूटिलाइजेशन में? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेट सोन एरिया। क्या है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो जिस पर जो है वो खेती की जाती है, जिसे साल में एक बार तो कल्टीवेट किया ही जाता है। ठीक है ना? क्या किया जाता है? एक बार कल्टीवेट किया ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर इंडियन, अगर मैं कल्चर की बात करूँ, इंडियन एग्रीकल्चर की, तो वो मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। मानसून के ऊपर डिपेंड है, तो मानसून सीजन में जो है उसमें खेती की जाती है। तो वो किस में आ गया? वो नेट सोन एरिया में आ गया। किस में? नेट सोन एरिया में। अब लेकिन क्या हो गया है? टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया? हमने जो है एक बार कल्टीवेशन किया, लेकिन हमने दूसरे सीजन में फिर से जो है उसी लैंड को दोबारा से कल्टीवेट कर लिया। ठीक है? दोबारा से कल्टीवेट, तो कितनी बार कल्टीवेशन हो गया? 2 बार कल्टीवेशन हो गया। तो इसे जो है हम लोग क्या करेंगे? डबल काउंट करेंगे। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसे पढ़कर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। दैट इज एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन का मतलब होता है, नेट का मतलब होता है सब कुछ काट पीट के, और ग्रॉस का मतलब होता है सब कुछ ऐड करके। नेट का मतलब हो गया कि वंस इन अ ईयर, एक बार उसका कल्टीवेशन हो तो उसे नेट सोन में हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब ये होता है कि अगर हमने उसी लैंड पर दूसरे सीजन में दोबारा से अगर कल्टीवेशन किया है तो उसे डबल काउंट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 3। तो क्या हो गया? 3। तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि आप लोग को इस टॉपिक में थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शॉर्ट्स में आपके उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। ठीक है? देखिए, आप लोगों का कोई भी कमेंट वेस्ट नहीं जाता है। आप लोग कमेंट करते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें रिजॉल्व भी करूँ, लेकिन आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, आप लोगों का ख़त्म होता है इसके साथ लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक, कि लैंड यूटिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक है जिसे मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, आई थिंक, हाँ मैंने आप लोगों के लिए उसे यहाँ पर नहीं लिया है। दैट इज लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। क्या? लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें आप लोगों के लिए 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं मेनली। तो जिसका पुराना एडिशन है उसके पास पुराने होंगे, जिनके पास नया एडिशन है उनके पास नए होंगे। तो देखिए, उसमें से आप लोगों से पर्टिकुलरली आई थिंक क्वेश्चन ना बने, बट आप लोगों से 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि नेट सोन एरिया कितना है। ठीक है? तो आपको वो नेट सोन एरिया का परसेंटेज याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की उसमें से ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है, जिसमें से हमारे पास जो अवेलेबल है डेटा वो केवल 93% का अवेलेबल है। आप लोग बोलोगे मैम बाकी के 7% का एरिया कहाँ चला गया? बाकी का 7% एरिया कुछ ऐसा है जैसे कि पीओके वाला एरिया है, तो हमें उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं ईस्टर्न साइड में कुछ चाइना ने जो कवर कर लिया है वो वाला एरिया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। कुछ ऐसे आदिवासी इलाके हो जाते हैं जिनके बारे में भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के 7% डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी 93% डेटा आप लोगों के पास आपके पाई चार्ट्स में अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? उस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग पाई चार्ट्स पर एक नज़र घुमा लीजिएगा, बाकी उसमें कुछ खासा याद करने के लिए, समझने के लिए नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। किस पर? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब लैंड अवेलेबल है चारों तरफ, अब उसका भी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों की 90% एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड पर परफॉर्म होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लैंड जो है वो एक इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है। नो, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब होती है, डिग्रेड होती है, और जिसे अगर आप लोगों ने एक्सप्लॉइटिव वे में यूज़ किया तो आप उसको खो दोगे, है कि नहीं? आप उसको खो दोगे। तो इसका भी एक बहुत सही मैनर में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या हैं और उसके मेजर्स क्या हैं, सेफ्टी मेजर क्या है,
जिनसे आप उसे डिग्रेड होने से, उसको खराब होने से बचा सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं कॉजेस की बात करूं, यहाँ पर कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहला कॉज आप मान लीजिए ओवरग्रेजिंग है। क्या है? ओवरग्रेजिंग है। दूसरा अगर मैं मानूं माइनिंग है। क्या है? माइनिंग वाला जो हो जाता है कि जो एक्सकवेशन हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया, इंडिया में कितनी जगह उसकी खुदाई हुई, जहाँ जहाँ भी खुदाई हुई उनको जो है खुला छोड़ दिया गया ऐसे ही, तो वहाँ पर वो जो ज़मीन है वो किसी काम की नहीं रही। ठीक है ना? माइनिंग जहाँ जहाँ होती है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो एरिया है, उड़ीसा वाला जो एरिया है जहाँ पर माइनिंग होती है, वहाँ पर माइनिंग के बाद उस जगह पर खेती करना जस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जब तक कि उस लैंड का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। तो उन ज़मीनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो ज़मीन वेस्ट लैंड हो जाती हैं। ठीक है? इसके अलावा ओवरग्रेजिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरग्रेजिंग से कैसे जो है हो सकता है, ओवरग्रेजिंग से कैसे पॉसिबल है। तो देखिए ओवरग्रेजिंग में आप लोगों ने कभी जानवरों को घास खाते देखा हो तो वो जड़ से जो है उखाड़ते हैं। क्या है? जानवर जो है जड़ से उखाड़ते हैं घास को, जिस वजह से जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ठीक है? तीसरे कॉज की अगर मैं बात करूं तो वो है ओवर इरिगेशन। क्या? ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन यानी कि आपके पास पानी है, इसका मतलब ये नहीं है आपने लैंड को जो है वो पूरा पानी 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 में डुबो दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके पास पानी है तो आपने अच्छा खासा उसका इस्तेमाल कर लिया, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपने भरपूर मात्रा में जो है वो पानी खेतों में लगा दिया। तो उससे क्या होता है, लैंड में जब ओवर इरिगेशन होता है तो वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एल्कलाइन हो जाती है सॉइल, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। क्या? उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो हम लोग बोल सकते हैं मिनरल प्रोसेसिंग। क्या? मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर के आसपास मार्बल कटिंग का या फिर सीमेंट की कोई इंडस्ट्री हो, ऐसी कोई अगर इंडस्ट्री है आप लोग के आसपास, तो अपने घर में 10 बार झाड़ू लगाओगे ना तो 10 बार आपके घर में वो डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़े बहुत नहीं, ऐसा कि एक पूरी लेयर घर में बिछी रहती है, मतलब छत वगैरह पे जाओ तो वो एक लेयर आपको पूरी जो है देखने को मिलेगी। तो वो डस्ट पार्टिकल जब लैंड पर, क्योंकि लैंड पर ही सेटल डाउन होंगे, कोई चीज़ ऊपर है तो नीचे तो आएगी ना, जब ऊपर एनवायरनमेंट में वो चीज़ तैर रही है, वो एयर में है, तो वो सेटल डाउन होंगे कहाँ पर? लैंड में। जब वो लैंड में सेटल डाउन हो गए तो उन्होंने क्या किया, लैंड के ऊपर एक अपनी लेयर जो है फॉर्म कर ली, जिस वजह से लैंड के अंदर एयर नहीं जा पा रही है, जिसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिस वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। ठीक है? अगर एक कॉज की और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो मैं बात करूँगी डिफॉरेस्ट्रेशन। क्या? डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब क्या है भाई? आप लोग पेड़ों को काट देंगे, आप लोग फॉरेस्ट की कटिंग करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड डिग्रेड होगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, लैंड को बांध के रखते हैं। अब जब आप उन्हें सबको काट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी और वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस की वजह से हम लोग कुछ चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है? तो ये तो क्या हो गया हमारे, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कॉजेज़ जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। अब हम लोग बात करेंगे इनके सेफ्टी मेजर्स के बारे में। लैंड आप लोगों ने देख ली, लैंड वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, सेफ्टी मेजर इसके हम लोग देखेंगे। लैंड वाला पार्ट देख रहे हो, यही सेम चीज़ें जो है आपको सॉइल में देखने को मिलेंगी, कि लैंड और सॉइल में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। लैंड मैंने आपको बताया इन जनरल जो लैंड है जो कि वाटर से कवर नहीं है वो लैंड कहलाएगी। सॉइल जो है लैंड का ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर जो होगी, जिस पर हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो कि जिसमें अपनी फर्टिलिटी होती है, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है वो आपको सॉइल इरोजन में, सॉइल डिग्रेडेशन में देखने को मिलेंगी, और वहाँ पर जो कंजर्वेशन मेजर होंगे वो भी वही होंगे जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? तो सेफ्टी मेजर, कंजर्वेशन मेजर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आपको लोगों को क्या करना है? एफॉरेस्ट्रेशन करना है। क्या करना है? एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि पेड़
फॉरेस्ट अगर कट रहे हैं तो आपको उन्हें कट होने से बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो लगाने हैं, ठीक है। अगर ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग। क्या? ओवर ग्रेजिंग का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जो है उसके लिए लैंड अलॉट कर दीजिए अलग से। आप ध्यान रखिए कि किस तरीके की ग्रेजिंग जो है हर जगह पे जानवरों को ना छोड़ा जाए, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान जो है प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूँ माइनिंग की, तो इस पर जो है कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल ऑन माइनिंग वर्क, कंट्रोल या फिर कह सकती हूँ कंट्रोल एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट। या फिर आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लैंड जो है वो कम से कम डिग्रेड हो। आपने माइनिंग कर ली, उसके बाद आप उस लैंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए ताकि आप उस लैंड को अच्छे से बाद में किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर मैं ओवर इरिगेशन की बात करूं, अगर पानी आप लोगों ने ऐसे ही खेतों में छोड़ दिया, इसके बाद आप लोगों को ध्यान नहीं है, तो भाई आप सिस्टम चेंज कीजिए, दूसरे सिस्टम लेके आइए। लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर्स है, ड्रिप इरिगेशन है। अब ये मेथड क्यों नहीं यूज करते, क्यों ओवर इरिगेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इनसे निकलने वाली जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जिनसे लैंड के साथ साथ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब कुछ होता है, तो उससे बचने के लिए आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। उस टॉक्सिक वेस्ट को डायरेक्टली आप लैंड पर मत छोड़िए या फिर उस टॉक्सिक वेस्ट को डायरेक्टली पानी में मत छोड़िए। आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए और उसे प्रॉपरली जो है क्या कीजिए, डंप कीजिए, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी यहाँ तक सारी बातें? आई होप समझ में आ गई होंगी। किसी तरीके का डाउट जो है वो आप लोग को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ना सॉइल और उस कंजर्वेशन में, सॉइल के लिए सेफ्टी मेजर्स भी यही रहेंगे और लैंड के लिए भी यही रहेंगे, क्योंकि खासा कुछ फर्क आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो जब दोनों आपसे पूछे जाए तो आप ऐसे इस तरीके से बना के जो है आंसर लिख सकते हो, तो आप लोग को पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है।